क्या आपने इनकम टैक्स प्रूफ सबमिशन की डेडलाइन मिस कर दी है और आप किसी कारण से प्रूफ सबमिट नहीं कर पाए और आप जानना चाहते हैं कि उसका परिणाम क्या होगा? क्या आपको हेवी टैक्सेस पे करने पड़ेंगे या आपने जो टैक्सेस पे कर दिए हैं क्या उनका आपको रिफंड मिलेगा? इन सारे सवालों का जवाब हम इस वीडियो में देने का कोशिश करेंगे। वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, एंड तक बने रहिएगा। नमस्कार, मैं हूं प्रिया। स्वागत है आपका इन्वेस्टिंग डन राइट में। मैं हर वीक पर्सनल फाइनेंस पे 2 वीडियोस बनाती हूं, तो अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो आपको मेरे वीडियोस की लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आती रहेगी। कितनी बार होता है कि हर एक फाइनेंशियल ईयर के स्टार्ट में आपकी कंपनी आपसे पूछती है कि क्या आप टैक्स सेविंग के लिए इन्वेस्टमेंट्स करने वाले हैं। अगर आप करने वाले हैं तो आप डिक्लेयर कीजिए, और ईयर एंड में वो आपसे प्रूफ्स मांगती है। और कितनी बार मल्टीपल रिमाइंडर्स आने के बाद भी हम वो डेडलाइन मिस कर जाते हैं, और उसका परिणाम ये होता है कि हमें हैवी टैक्सेस पे करने पड़ते हैं। वो जो रिमेनिंग ईयर्स बच जाते हैं फाइनेंशियल ईयर के, जैसे कि अगर आपकी कंपनी दिसंबर तक डेडलाइन देती है कि आपको दिसंबर तक प्रूफ सबमिट करनी है, उस केस में अगर आप प्रूफ्स नहीं सबमिट करने पड़ते हैं तो जितना भी आपने टैक्स बचाया था वो डिक्लेरेशंस करके वो सारा टैक्स वो जनवरी, फरवरी और मार्च के पेरोल में काट लेती है। तो उस वजह से आपको समझ आता है कि फाइनेंशियल ईयर के एंड के मंथ में आपको कितनी कम सैलरी आती है, और जो कि बहुत ही डिसहार्टनिंग होता है। उस केस में आप जानना चाहते हैं कि क्या आपको वो टैक्सेस, जो हैवी टैक्सेस पे किए हैं, वो क्या आपको वापस मिलेंगे और कैसे वापस मिलेंगे। इन सारी चीज़ों को हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले लेट्स से अगर आप रेंट रिसिप्ट सबमिट करना भूल गए हैं तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं। देखिए, अगर आपने रेंट रिसिप्ट सबमिट नहीं किया है तो चिंता करने की बात नहीं है। आईटीआर फाइलिंग के टाइम में आप अंडर सेक्शन 10 बता सकते हैं कि कितने अमाउंट पर आपको एचआरए एग्जेम्पशन मिलना चाहिए। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क आता है कि कितने अमाउंट पर आपको एचआरए एग्जेम्पशन मिलेगा। वो कैसे कैलकुलेट करेंगे? बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बता देती हूँ ताकि आप कैलकुलेट कर पाए कितने अमाउंट पर आपको एचआरए एग्जेम्पशन मिलेगा। यहाँ पे 3 पैरामीटर्स होते हैं और तीनों में से जो लीस्ट होता है उस बेसिस पे आपको एचआरए में एग्जेम्पशन मिलता है। फर्स्ट पैरामीटर होता है कि आपको एक्चुअली में कितना एचआरए मिलता है। सेकेंड, 50% ऑफ बेसिक सैलरी प्लस डीए अगर आप मेट्रो सिटी में रहते हैं। लेकिन अगर आप नॉन मेट्रो में रहते हैं उस केस में आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा कि 40% ऑफ बेसिक प्लस डीए कितना है। थर्ड है एक्चुअल रेंट पेड माइनस 10% ऑफ बेसिक एंड डीए सैलरी। जितना भी आप रेंट पे करते हैं उसमें से 10% बेसिक एंड डीए माइनस कर दीजिए। देखिए, लेट्स से आप इंदौर में रहते हैं, आपकी जो मंथली सैलरी है 62,500 रुपीज़ है। बेसिक आपको 20,000 मिलता है और डीए आपको 5,000 रुपीज़ मिलता है। एचआरए आपको मंथली मिलता है 5,000 रुपये का, और टोटल रेंट आप पे करते हैं 10,000 रुपये। क्या आप नॉन मेट्रो में रहते हैं? बिल्कुल जी हाँ, इंदौर नॉन मेट्रो में आता है। अब तीनों कंडीशन अप्लाई करके देखते हैं। सबसे पहला फॉर्मूला क्या था? 40% ऑफ बेसिक एंड डीए। बेसिक एंड डीए था आपका 25,000 रुपीज, और कैलकुलेट करके ये अमाउंट हो जाता है 10,000 रुपीज। एचआरए में तो कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, वो तो 5,000 का 5,000 ही रहेगा। अब आते हैं एक्चुअल रेंट पे कितना करते थे आप? 10,000 करते थे माइनस 10% ऑफ बेसिक एंड डीए जो कि है 2,500। तो ये अमाउंट हो जाता है 7,500 रुपीज। अब तीनों में से मिनिमम कौन सा है? तीनों में से मिनिमम है 5,000 रुपीज। मतलब हर महीने आप जो 10,000 का रेंट पे करते हैं उसमें से 5,000 का अमाउंट पर आप टैक्सेस सेव कर सकते हैं। तो सालाना कितना टैक्सेस सेव कर पाएंगे? 12 क्रॉस 5 विच इज 60,000 रुपीज। तो जब आप आईटीआर रिटर्न फाइलिंग के टाइम में जाएंगे उस समय में आपको मेंशन करना होगा कि 60,000 रुपीज के अमाउंट पर आपको अंडर सेक्शन 10 एग्जेम्पशन मिल जाना चाहिए। अब सेकंड आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट, एटीसी का डिडक्शन। इस केस में हम 1.5 लाख रुपीज तक के अमाउंट पर डिडक्शन क्लेम कर पाते हैं। मान लीजिए आप किसी कारण से यहाँ पे प्रूफ सबमिट नहीं कर पाए, उस केस में कैसे आप आईटीआर फाइलिंग के टाइम में टैक्सेस में रिफंड्स क्लेम कर सकते हैं। एटीसी में आपको डिडक्शन क्लेम करने के लिए कुछ इन्वेस्टमेंट्स करनी पड़ती है, लेकिन आप ऐसे बहुत सारे एक्सपेंसेस भी करते हैं जिनको यूटिलाइज करके आप बिना किसी इन्वेस्टमेंट के एटीसी में डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। वो कौन कौन सी हैं? जैसे कि आपका एम्प्लॉयर अगर पीएफ काटता है तो वो एटीसी के अंडर में आता है। अगर आपके बच्चे स्कूल जाते हैं तो उनकी फी स्ट्रक्चर में ट्यूशन फी का कॉम्पोनेंट होता है, उस अमाउंट पर भी आप एटीसी में डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। अगर आपने अपना घर खरीदा है और उसके लिए स्टैम्प ड्यूटी एंड रजिस्ट्रेशन चार्जेस पे किए हैं, तो जिस साल में आपने वो अमाउंट पे किया है
उस फाइनेंशियल ईयर में आप वो डिडक्शंस क्लेम कर सकते हैं। अगर आपने कोई लाइफ इंश्योरेंस खरीदा है, जैसे कि टर्म इंश्योरेंस खरीदा है, तो उसका प्रीमियम ATC डिडक्शंस की कैटेगरी में आता है। इन सारे एक्सपेंसेस को आप यूज करके ATC में डिडक्शंस क्लेम कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत तरीके की इन्वेस्टमेंट्स हैं जहां पर आप इन्वेस्ट करके ATC में डिडक्शंस क्लेम कर सकते हैं, जैसे कि यूलिप्स हो गया, म्यूचुअल फंड्स हो गए, ELSS फंड्स हो गए। इस तरीके से बहुत तरीके की कैटेगरी ऑफ फंड्स है जो कि यूटिलाइज करके आप ATC में डिडक्शंस क्लेम कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट प्रूफ सबमिशन की लास्ट डेट क्या थी? हर एक एम्प्लॉयर का जो इन्वेस्टमेंट प्रूफ सबमिशन का लास्ट डेट होता है वो उनके हिसाब से डिफाइन होता है। जैसे कि बहुत सारे कॉर्पोरेट्स दिसंबर एंड के टाइम में आपको बोलते हैं कि आप प्रूफ सबमिट कीजिए, लेकिन बहुत सारी कंपनीज आपसे जनवरी में मांगती हैं, फरवरी, इनफैक्ट मार्च तक में भी मांगती हैं। तो अगर आपकी कंपनी ने वो विंडो को ओपन कर रखा है कि आपको प्रूफ सबमिट करना है, तो उस डेडलाइन का ख्याल रखें। और आइडियल सिचुएशन तो यही है कि उस समय में ही प्रूफ सबमिट कर दे ताकि आपको हेफ्टी टैक्सेस पे ना करना पड़े। इसके अलावा एक चीज समझनी बहुत ज्यादा जरूरी है कि जब ITR फाइलिंग करने के लिए जाते हैं तो उस समय में आपको प्रूफ सबमिट नहीं करने होते हैं। आपको उन प्रूफ्स को रेफरेंस के लिए रखना होता है ताकि जब इन केस अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको ईमेल करता है कि आप जो भी रिटर्न फाइलिंग की है उसके हिसाब से आप प्रूफ्स भेजिए उनको, तो वो प्रूफ्स आपके पास रहने चाहिए। और कहा जाता है कि उन प्रूफ्स को आपको संभाल के रखना होता है 6 इयर्स तक के लिए, और उसके बाद में आप उसको डिस्कार्ड कर सकते हैं। लेकिन अपने प्रूफ्स को अपने पास में रखना बहुत ज़्यादा एसेंशियल है। देखिए, सबसे आइडियल सिचुएशन तो यही है कि जब डेडलाइन हो आप उस समय प्रूफ सबमिट करें ताकि आपको हैवी टैक्सेस ना पे करने पड़े, क्योंकि जो आप हैवी टैक्सेस पे करते हैं उसको बाद में ITR रिटर्न फाइलिंग के टाइम में क्लेम करते हैं। अब उस ड्यूरेशन में आपने वो अमाउंट जो एक्सेसिवली पे कर दिया इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, उसको आप इन्वेस्ट कर सकते थे और उस पर इंटरेस्ट कमाते थे। लेकिन जस्ट बिकॉज हम डेडलाइंस मिस कर देते हैं, इस वजह से ये गलती हमसे हो जाती है। लेकिन कोई बात नहीं, ऐसा नहीं है कि आप वो टैक्सेस वापस नहीं ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। ITR फाइलिंग के टाइम में आप उनको क्लेम कर सकते हैं। आशा करती हूँ ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा। अगर आपको हेल्पफुल लगा है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको मेरे वीडियोस की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आती रहे। अगर आपके कोई भी सुझाव हो तो वो आप कमेंट बॉक्स में डालकर मुझे बता सकते हैं। मैं मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि मैं पर्सनल फाइनेंस पे एवरी वीक 2 वीडियोस बनाती हूँ। अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको मेरे नए वीडियोस की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आती रहेगी।